हेलो दोस्तों, दी हर्षद टॉक शो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक फैमिली ओरिएंटेड है, जहाँ पे फैमिली का रोल, जॉइंट फैमिली का रोल, बच्चे की जो परवरिश होती है उसको हम कैसे नर्चर करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज के जो गेस्ट है वो प्रिया घटवाई है, जिनका एक एक्सटेंसिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है एक फैमिली की तरफ और बच्चों के नरिशमेंट की तरफ। इनका जो एक अप्रोच रहता है, एक कल्चरल ओरिएंटेड और एजुकेशन ओरिएंटेड। ये ओनर है द कृष्णा किड्स की। आप इनके जो जो भी आर्टिकल्स है वो आप देख सकते हो आपके बच्चों के लिए। और ये एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया है वो इम्प्लीमेंट करके हम हमारे बच्चों की लाइफ एक अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। हेलो प्रिया जी, दी हर्षद टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे आप? ठीक है, आप बताइए। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप मेरे कज़िन हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका जो एक एजुकेशन है या फिर एक नॉलेज आपने ग्रो किया है बच्चों के नरिशमेंट की तरफ, वो उनका एक साइकोलॉजिकल और सोशली और कल्चरली कैसा कैसा उनका डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब फ्रॉम प्री स्कूल टू पीएचडी तक का, और वो भी 2 कॉन्टिनेंट्स में। तो एकदम पूरे वास्ट नॉलेज है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? अ, आपको मैं एक बैकग्राउंड बताऊँ थोड़ा अपने बारे श्योर। में। एक्चुअली मेरे को हमेशा से टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे बचपन से ही अम, कुछ अपना जो नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर करने में इंटरेस्ट था। तो मैंने बहुत पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मुझे कुछ पढ़ाना है। तो मैं एनआईटी नागपुर गई, वहाँ मैंने मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ा। उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी करने मैं यूएसए गई। वहाँ एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है जो 1700s में अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थॉमस जेफरसन, इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी वो यूनिवर्सिटी। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। तो वहाँ मैं कई साल थी, मैंने अपना मास्टर्स और पीएचडी वहाँ किया। और वहाँ पे जब थे तो मुझे कई सारे ऐसे ऑप्शंस वो मिले, क्या कहते हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स मिले जहाँ मैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट था हमारे प्रोफ़ेसर नैनो डेज़ करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते थे हर साल, जहाँ पे हम अलग-अलग वी यूज्ड टू गो टू डिफरेंट एलिमेंट्री स्कूल यानी कि वहाँ प्राइवेट प्राइमरी स्कूल अलग रहता है और सेकेंडरी अलग है। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए और खूब सारे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर डेमोज़ होते थे। तो बच्चे ग्रुप्स में आकर डेमोज़ देखते थे, तो वो बहुत एक्साइटेड होते थे। फिर थोड़े से बड़े बच्चों के लिए मैं एक भक्ति योगा क्लब था वहाँ पे, तो मैं उसकी प्रेसिडेंट बनी। तो कॉलेज गोइंग जो एकदम 18-19 इयर्स के फ्रेशर्स, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मेरी पीएचडी होने के बाद कुछ टाइम मैंने मटीरियल साइंस से ब्रेक लिया था। तो उस दौरान मैं एक होम स्कूलिंग ग्रुप होता है अमेरिका में, उसमें मैं मैथ, साइंस और संस्कृत ये सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाया करती थी। तो वहाँ पे एक यूनिक कांसेप्ट था वन रूम क्लासरूम, जो कि अमेरिका में यूज़ किया करते थे। पहले का मॉडल है, मतलब अलग-अलग एज ग्रुप्स के बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर वो सीखते। तो इस प्रकार का वो एक प्रोग्राम था, तो उसमें मेरे को इंडियन और अमेरिकन दोनों बच्चों के साथ काम करने का अवसर मिला। तो फिर वापस मैं इंडिया आई और मैं आईआईटी रोपड़ में एज़ अ फैकल्टी मेंबर काम कर रही थी। उसमें भी बीटेक से लेकर पीएचडी के स्टूडेंट्स से के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन नोइंग दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, हैज़ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, मेरे को लगा इट इज़ माय पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई एंड सी हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग दिस यंग पॉपुलेशन एन एसेट रादर देन अ लायबिलिटी। एंड अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स मेरे को ऐसे लगता है कैरेक्टर बिल्डिंग और कल्चरल जो अपना एक रूटेडनेस है, ये बहुत ज़रूरी है और ये सब यंग एज से स्टार्ट होता है। तो मेरे को लगा लेट मी टेक इट एज माई पर्सनल मिशन टू सी हाउ आई कैन हेल्प आउट हियर। तो इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैमिली के ऊपर है, पेरेंटिंग के ऊपर है। जो किड्स का नरिशमेंट है, जैसे मैंने कहा कि सोशली, फिर बाद में उनको कैसे वेल कल्चर्ड करना है, ये इसके बारे में है। आई एम श्योर कि ये सुनते ही मैक्सिमम पेरेंट्स ये वीडियो निकाल देंगे,
कि वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। शायद तक कि कोई ना कोई इसको फॉलो करेगा और उनका या फिर उनके बच्चों का इससे कुछ अच्छा हो सकता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि फैमिली, इसका मीनिंग क्या है आपके लिए? और जॉइंट फैमिली क्या आज की डेट की नीड है या फिर ये हमेशा से ही नीड थी? फैमिली मैं कहूँगी सोसाइटी का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वैसे ही मैं सोचती हूँ मेरे ओपिनियन में फैमिली जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। हम सबकी पहचान एट सम लेवल हमारे फैमिली से होती है और हम सबका नरिशमेंट भी जब से बच्चा इस संसार में आता है, तब से उसकी जो नरिशमेंट है, चाहे जो उसकी इमोशनल है, चाहे उसकी फिज़िकल है, चाहे मेंटल है, चाहे कल्चरल है, हर प्रकार की नरिशमेंट फैमिली ही प्रोवाइड करती है। माता जो होती है, मदर इज़ द फर्स्ट गुरु, वैसे ही चिल्ड्रन लर्न मोर बाय ऑब्जर्विंग देन बाय लिसनिंग। तो जिस प्रकार के फैमिली में बच्चा है, दैट इम्पैक्ट्स टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट हाउ द चाइल्ड शेप्स अप। तो मैं कहूँगी फैमिली इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। इट प्रोवाइड्स अ स्कैफोल्डिंग, जैसे आप देखते हैं ना बिल्डिंग की एक स्कैफोल्डिंग इन विच वो बच्चा ग्रो कर सकता है, पनप सकता है, ठीक है, फल फूल सकता है। इट इज़ लाइक दैट इन माई ओपिनियन। अभी जैसे कि हम देखते हैं, पहले ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली सिस्टम अपने कंट्री में बहुत प्रेवलेंट था। जॉइंट फैमिली मतलब सारे ब्रदर्स साथ में रहेंगे और उनके बच्चे, वाइव्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ में रहेंगे। अब टू एन एक्सटेंट हम देख रहे हैं कि ये रूरल एरियाज़ में भी कम हो रहा है, अर्बन में तो बहुत ही कम है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि जनरली एक सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चा रहे। अब तो देयर आर फ्यूअर चिल्ड्रन ऑल्सो, तो ऐसा कम है कि भई खूब सारे भाई-बहन हैं और फिर उनका साथ में। लेकिन आप देखेंगे जितना मतलब बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी होम टाउन में रहते हैं, किसी स्मॉलर टाउन में, वहाँ पे वो पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वो बाहर ही निकलते हैं क्योंकि उनके गाँव में तो उन्हें कमेंसुरेट नौकरी मिलने से रही। तो ऐसे 2-3 बच्चे भी बाहर चले गए, तो सब डिस्पर्स हो गए। अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए सब लोग अलग-अलग जगह, तो अब अलग-अलग, कोई इंडिया में ही नहीं, लोग ओवरसीज़ भी चले जाते हैं। तो फैमिलीज़ जो है दे हैव बिकम स्मॉलर बिकॉज़ फैमिलीज़ आर डिस्पर्स्ड एंड आल्सो बिकॉज़ वी हैव फ्यूअर चिल्ड्रन नाउ। मतलब अब देखेंगे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक मेरे को आपके साथ शेयर करना है, ऐसी एक सेइंग है इंग्लिश में, इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड, व्हिच मीन्स जो बच्चा है वो सिर्फ माँ-बाप की लेकिन एंटायर कम्युनिटी जो है वो साथ में आकर द चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम यू, फ्रॉम अनदर अंकल, फ्रॉम अनदर आंटी, चाचा, ताऊ, दादा-दादी। इससे बच्चे को कितने सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं एंड यू नो ही कैन लर्न और शी कैन लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल। तो इस प्रकार से जब एक फैमिली सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होता है, तो बच्चे को एक बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी रहती है। मतलब एक तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि स्पेशली आप देखिए 0 टू 3 कह लीजिए या इवन उससे बड़े 0 टू 8, जो बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर, इसमें बच्चे को अगर अनकंडीशनल लव एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है, देन द लर्निंग और यू नो द ट्रेड्स दैट द चाइल्ड एग्जिबिट्स आर अमेजिंग। तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। तो ये फैमिली सिस्टम जो था ना, वो बहुत बढ़िया सेफ्टी नेट या सिक्योरिटी देने वाली चीज़ थी और लर्निंग तो था ही था, और लव फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, एंड बच्चे ऑटोमेटिकली सोशल स्किल्स सीख देते हैं बाय वे ऑफ ऑब्जर्विंग हाउ द एल्डर्स आर बिहेविंग। एंड फैमिली सिस्टम वाज अ वंडरफुल वे ऑफ कीपिंग आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस अलाइव। जैसे आपने कहा था कि मदर इज़ द फर्स्ट गुरु, तो एक बच्चे के डेवलपमेंट में, मतलब उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट, इसमें एक मदर का, एक माँ का कितना बड़ा हाथ रहता है? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ऑफ कोर्स मदर इज़ द वन हु इज़ सपोज टू हैव यू नो द फोरमोस्ट केयरिंग रोल फॉर द चाइल्ड फ्रॉम द फॉर्मेटिव ईयर्स। जैसे बच्चा बड़ा जैसे कि पेड़ जो है जैसे बड़ा होता जाता है, इट नीड्स लेस ऑफ आवर अटेंशन, बट जब वो छोटा होता है वी नीड टू बी सो केयरफुल। उसके बाजू में हम वो एक फैंसी लगा देते कि बकरी आके खा ना जाए, फिर उसको रेगुलरली हम पानी देते। वैसे जो बच्चा व्हेन ही और शी इज़ स्मॉल, ही और शी नीड्स लव एंड अफेक्शन, एंड जनरली जो मैटरनल अफेक्शन है उसको मदर चाइल्ड बॉन्ड को बहुत सेक्रेड व्यू किया जाता है। और
it has such a critical role, and the child starts learning first because he's closest or she's closest physically also, not only emotionally but physically also. It is the mother who is keeping the baby in her arms for the longest period in general. लेकिन जैसे आपने एक पेड़ का एग्जांपल दिया है, हाँ, एटलीस्ट हमने ये भारत में तो भी देखा है कि माँ अपने बच्चों को कभी छोड़ती नहीं है। वो कितना भी 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, वो उसको हमेशा उतना ही केयर करती है। वो वो केयर नहीं छोड़ती है कि नहीं तू बड़ा हो गया, अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही हूँ, मैं तेरा वैसे ही ख्याल रखूंगी। वैसे रिलेटिव एज डिफरेंस तो सेम ही रहता है, चाहे वह रिलेटिव। लेकिन एक मैं बताऊंगी, अमेरिका में और मे बी अदर वेस्टर्न कंट्रीज, बट अमेरिका क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ, मैं शेयर करना चाहूँगी। वहाँ पे हम देख रहे हैं अपने यहाँ ट्रांजिशन किस चीज़ में हो रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में ट्रांजिशन आया है। अमेरिका में जो न्यूक्लियर तो था ही, बहुत ही सदियों से उनके पास न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था, लेकिन उनके अब अलग ही सिस्टम है, ब्लेंडेड फैमिलीज, सिंगल पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे भी है, बट वहाँ पे एट एन इंक्रीजिंग रेट आप ऐसे देखेंगे। ब्लेंडेड फैमिली मतलब दोनों पेरेंट्स जो है वो सेपरेटेड है एंड विद डिफरेंट स्पाउसेस, एंड उनके जो पहले के बच्चे वो सब साथ में रह रहे हैं। इस प्रकार का अलग ही वहाँ पे डायनामिक है। एंड जब पेरेंट्स का सेपरेशन होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इस वजह से सोशल स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट चेंज हो जाता है। और अमेरिका में, लेकिन ये अपने इंडिया के लिए रहेगा, अमेरिका में 18 ईयर्स हो जाता है तो बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब इट इज़ अ डिसग्रेस कि 18 साल से ऊपर का बच्चा घर पे रह रहा है, यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स होम, दिस इज़ अ बिग थिंग। तो जैसे ही बच्चे का 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसा वहाँ पे माइंडसेट रहता है। तो हाँ, छोड़ती नहीं है, बट अब चेंज भी हो रहा है सिचुएशन, क्योंकि कई बार बच्चों को काम के वजह से अलग अलग जगह रहता है। लेकिन इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मदर चाइल्ड बॉन्ड होता था, और अभी भी टू एन एक्सटेंट वो बहुत सेक्रेड और स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने देखा है कि हॉलीवुड में काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जिनको हम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन वही जो हमारे सुपर हीरो है हमारे सनातन धर्म के, जैसे भगवान विष्णु, शिव, बाद में देवी, तो इनको क्या हम प्रमोट करने के लिए, हमारे बच्चों में प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, एटलीस्ट ये जनरेशन में? टोटली फेल हो गए हम, पूरा फेल होके एकदम क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। एक्चुअली आप हॉलीवुड के किसी का नाम मेरे को बताइए, जैसे आप किसी सुपर हीरो की बात करें, किसी एक का आप नाम बताइए मेरे को। जैसे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, बैटमैन, आयरन मैन, और क्या इनके बारे में किसी एक बंदे या ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई कहानी लिखी, उस पर उन्होंने अभी लिखी, मान लो 50 साल 60 साल पहले, और उससे कोई बहुत ज़्यादा लर्निंग मेरे ख्याल से नहीं है। मैंने देखी है स्पाइडरमैन की मूवी, बाकी नहीं देखी, मैं बहुत कम मूवीज़ देखती हूँ, मेरे पास उतना पेशेंस ही नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि बैटमैन, सुपरमैन, इनकी बहुत हिस्ट्री जो है वो बहुत रिसेंट हिस्ट्री की है। किसी ने स्टोरी बनाई, उसका एकमात्र पर्पस था, क्या पर्पस था बताइए आप बैटमैन बनाने की? एंटरटेनमेंट। दूसरों का एंटरटेनमेंट करके खुद की जेबें भरना, कि नहीं, ये उसका उसका पर्पस, जो मोटिवेशन बिहाइंड मेकिंग दैट इज दैट दे कैन फिल देयर मनी एंड यू कैन गेट एंटरटेन। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो अपने सुपर हीरोज जिन्हें आप कह रहे हैं, जो अपने, जैसे आप हनुमान जी देखिए, लॉर्ड कृष्णा, श्री राम, जिन्होंने हीरोइक क्वालिटीज, हनुमान जी आप देखिए, हीरोइक क्वालिटीज कुछ अमेजिंग किया, किसी के भले के लिए किया। तो डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स, वैलर, करेज, नॉट जस्ट मैं कितना हीरो देखो मेरे को, ऐसा नहीं, बट फॉर अ ग्रेटर गुड, वर्किंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, थिंकिंग अबाउट योर पीपल, ऑल दीज अमेजिंग वर्च्यूज वी सी इन आर एंड ये किसी ने बैठकर 100 साल पहले नहीं लिखा है, इनके बारे में कोई किताब ऐसी लिखी पैसे भरने के लिए। ये सब दीज आर इन आवर कल्चर, इसे सनातन धर्म कहते हैं, यानी कि जो इनके सुपर हीरोज है ये भी सनातन है। दीज आर नॉट इन्वेंटेड 50 ईयर्स बैक, एटलीस्ट 5000 ईयर पुराना स्क्रिप्चर तो राइटिंग में इसे बैकअप करता है। एंड ये अपने कुछ अच्छा सिखाने के लिए सिखाते हैं, नॉट समवन एल्स मेकिंग मनी ऑफ इट। तो बट द प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली जो थी दैट वाज एन अमेजिंग सेटअप आप बोलेंगे, जिसमें ग्रैंड मदर या आंटी, चाचा, ताऊ, चाची, समवन
will while caring for the children, बाकी लोग काम भी कर रहे हो, they will tell the stories, they will tell the wonderful things from our scripture in a relatable manner. And ऐसे सुनाते थे, बच्चे एकदम mesmerize होके सुनते थे अपने उनकी कहानियां जो वो सुनाते थे. अब कहाँ वो गर्मी की छुट्टियों में 1-1, 2-2 महीना दादी के साथ रहना, नानी के साथ रहना, या अपने घर में भी रहते हैं, तो टाइम ही नहीं है. जैसे मैंने आपसे कहा, दिन में घंटे 24, पहले भी उतने घंटे थे, पहले दूसरे डिस्ट्रैक्शंस कम थे. अब टाइम बहुत लिमिटेड है, ऑफ़िस से हम दौड़ते-भागते किसी तरह घर पहुँचते, पूरी एनर्जी निकल गई होती है तब तक, और जब पहुँचते हैं, तो लिटिल मॉन्स्टर इन आवर पॉकेट अपना अटेंशन लेने के लिए रेडी रहता है. अटेंशन इज़ फ्रैगमेंटेड एंड टाइम इज़ वेरी, वेरी लिमिटेड. यहाँ हम समहाउ ईएमआई भरने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ हम अपने कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए टाइम और एनर्जी. तो जो एक एक्स्ट्रा, जो इट्स वेरी इजी टू स्विच ऑन टीवी, और जो पैसे बनाने के लिए जो दिखा रहा है, हम वी आर एबल टू कंज्यूम इट माइंडलेसली. इट इज़ रिलेटिवली ईजी with this current family setup where everyone is living independently and nobody has time for anyone else. It is very hard to transmit our culture, and it's very difficult to take up the initiative to do it. और कहीं ना कहीं देर इज़ नो सिस्टमैटिक एजुकेशन ऑल्सो. जब हम अब न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, भाई मम्मी पापा भी तो आजकल के न्यूक्लियर फैमिलीज के ही प्रोडक्ट्स हैं, आ गए, हमें भी ठीक से थी, आई एम सॉरी, हमें भी ठीक से नहीं पता. और जो हमें पता नहीं है वो हम कैसे सिखाएंगे, जिसका एंथुजियाज्म हम में ही नहीं, जिसका लव हम में ही नहीं है, लव फॉर आवर कल्चर या एंथुजियाज्म अगर हम में नहीं, तो हम दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते. तो ये कुछ रीजंस हैं. जैसे आपने कहा था कि आपने मटेरियल साइंस किया है हाँ जी. और उसके बाद में आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन में आप जा रहे हो. आप बिजनेस और प्रोफेशन में इसलिए दोनों यूज़ कर रहे हो क्योंकि बिजनेस में आप प्रोडक्ट सेल करते हो, प्रोफेशन में आप सर्विसेज देते हाँ हो. जी. तो मटेरियल वर्ल्ड से, मतलब मटेरियल साइंस से नॉन मटेरियल साइंस, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, एक्चुअली मेरा मटीरियल साइंस, कोई मटीरियल साइंस, आई डिड नॉट हैव लव फॉर मटीरियल साइंस. आई जस्ट वांटेड टू इंटरैक्ट एंड शेयर व्हाट आई हैड विद अदर्स, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन. सो इसीलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई. अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग में होती तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रही होती. तो आई रियलाइज द मेन थिंग दैट आई एम एंजॉइंग हियर इज द कनेक्शन विद स्पेशली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड देयर पेरेंट्स. एंड इवन जब हम आईआईटी में एज अ फैकल्टी मेंबर थे, तो बच्चे आते थे कि हमारा इतना रैंक आया, कौन सी ब्रांच ले सकते हैं. तो बीइंग एबल टू हेल्प देम आउट, या कोई कंसेप्ट उन्हें सिखाना है, वी यूज टू फील रियली हैप्पी. आई यूज टू फील रियली हैप्पी, ओके मैंने किसी को कुछ समझाया जिससे इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है. या फिर इस प्रकार से मटेरियल साइंस का था. मतलब आई हैपेंड, जैसे आप जानते हैं इंडिया में कोई चॉइस से मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग नहीं पढ़ता. रैंक की वजह से हम मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं. तो वो पढ़ा, वी वर हैप्पी एंड वी वर टीचिंग. बट किसी सर्कमस्टांस की वजह से आई डिड नॉट फील दैट आई कैन कंटिन्यू इन दिस काइंड ऑफ सेटअप टीचिंग प्रोफेशनली, जिसमें जो मेरे ख्याल से जो वर्क कल्चर है, दैट इज़ नॉट, आई थिंक, फॉर मी. मैंने देखा कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और मुझे कहीं लग रहा था कि इट इज़ लैकिंग, दिस यंग पॉपुलेशन इज़ लैकिंग फोकस, इज़ लैकिंग डायरेक्शन. एंड आई फेल्ट दैट ये यंग एज से ही हम इसकी नींव तैयार कर सकते हैं. सो आई डिसाइडेड. और नॉन मटेरियल साइंस का मेरा थोड़ा ऐसा बैकग्राउंड था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक भक्ति योगा क्लब था, उसकी मैं बहुत एंथुजियास्टिक मेंबर रह चुकी हूँ और प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ. तो ये काम मैंने करा है यंग एडल्ट्स के साथ. लेकिन मेरे को लगा यंग एडल्ट्स से ज़्यादा अगर हम छोटे बच्चे, क्योंकि 0 to 3 उनके सबसे क्रिटिकल ईयर्स होते हैं. इसमें इतने सारे ब्रेन कनेक्शंस बन रहे होते हैं उनके, मतलब एट अलार्मिंग रेट्स, हम इमेजिन नहीं कर सकते. उनका ब्रेन इतना फास्ट ग्रो हो रहा होता है. बाय द एज ऑफ 3 बच्चे का जो ब्रेन है, दैट इज़ 90% ऑफ द साइज ऑफ द, मतलब इतना फास्ट सब कुछ चल रहा था. दीज आर द मोस्ट इम्प्रेशनेबल ईयर्स एंड दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स. इसमें हम कुछ करें तो वी कैन try to give focus and direction to the generation and create a happy and inspired generation. यही मेरा एक विजन है. How can I help build a happy and inspired generation? चाहे 1, 2, 10 बच्चों को हम हेल्प कर सकें, what is it that we can do in order to make it? We are willing to do the needful. एक चाइल्डहुड जो रहता है, उसको आप कैसे व्यू करते हो? क्या देखते हो उसमें आप? चाइल्डहुड, आप किस ज़माने की चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं? दैट इज़ द माय क्वेश्चन टू यू. आप च- आज के चाइल्डहुड की आज बात के कर रहे हैं? आज का चाइल्डहुड, 15 साल के चाइल्डहुड,
मतलब 15 साल बैक के चाइल्डहुड से बहुत चेंज हो सके। आज हम स्क्रीन बेस्ड चाइल्डहुड देख रहे हैं, जब तक सदियों से प्ले बेस्ड चाइल्डहुड रहा है। प्ले बेस्ड 0 to 3 इयर्स में जो बच्चा है, प्ले इज द वे दे लर्न, प्ले बेस्ड लर्निंग रहता है उनका। और आज हम देख रहे हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट हम बच्चे बाहर ही नहीं निकलना चाहते घर पे, दे आर वेरी हैप्पी सिटिंग विद द स्क्रीन फॉर वेरियस रीजंस। आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इलैबोरेट करूंगी स्क्रीन बेस्ड चाइल्डहुड वर्सेस प्ले बेस्ड चाइल्डहुड। बट चाइल्डहुड इज सपोज टू बी यू नो द फाउंडेशन ऑन विच ऑल द चाइल्डहुड में जो वो सीखते हैं, दैट इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स लेटर ऑन। उसमें आप नींव डाल रहे हैं, उसी में आप खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, फेंस बना रहे हैं, पूरा सब फेवरेबल एटमोसफेयर, फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं फॉर दैट सीड टू एक्चुअली डेवलप इनटू अ प्लांट एंड वो फले फूले। ऑल दोज कंडीशंस यू हैव टू गेट राइट। अगर पहले ही प्लांट को बकरी खा गई, या धूप ज़्यादा लग गई, या कम लग गई, या पानी कम मिला, तो दैट सीड इज नेवर गोइंग टू grow into a tree. So this is the critical stage, very critical. जो पेरेंट्स हैं उनका रोल बच्चे के लाइफ में क्या रहता है? क्योंकि हमने देखा है कि एज अ फैमिली भी, एक जॉइंट फैमिली भी रहती है, तो दे टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। भले वो चाचा का लड़का है, मतलब भाई का लड़का है, या फिर पोता है, पोती है, तो उनका टेक केयर करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स का क्या रहता है रोल? पेरेंट्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट the child is taken care of nicely. They can outsource parts of it to others, लेकिन EMI जो भरना है वो उस पर्सन को ही है जिसने लोन लिया है। आप मतलब यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड दे आर प्लेइंग। जो एक होता है मेन कलाकार और एक होता है सपोर्टिंग कास्ट, वो रोल, वो डिफरेंस है, मेन हीरो एंड सपोर्टिंग एक्टर्स। तो आपके बच्चे की जिंदगी में सपोर्टिंग एक्टर का भी बहुत जबरदस्त रोल होता है, लेकिन मेन हीरो का तो रहता ही है। तो इस आई वुड गिव इट दैट एनालॉजी। मैं एक मेरे प्रभु है, प्रभु अभिमन्यु प्राण जी, तो उनसे मैं हमेशा पॉडकास्ट करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। तो ऐसे ही हमारा डिस्कशन चालू था, तब उन्होंने बताया कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें एक बच्चा चाहिए, तब ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम सोशली और कल्चरली वेल डेवलप हो जाए, उसके बाद हम आगे डिसीजन लें। क्योंकि बच्चा सिर्फ पैदा करना एक काम नहीं है, उसको संभालना और उसको कल्चरली डेवलप करना ये उसके पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो पेरेंटिंग काफ़ी पहले से एक रोल स्टार्ट हो जाता है बच्चे के पैदा होने से ही। बिल्कुल, definitely that is correct, because you have to prepare yourself first, then you can take care of another person. If you can't take care of yourself, how will you take care of others? And similarly, if you do not know what kind of values you want to give the child, तो फिर क्या ही आपको, मतलब एक तो होता है फैक्ट्री में से निकाल दिया सामान, फटाफट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसकी मार्केटिंग कौन करेगा, उसका इन्वेंट्री स्टोर कहाँ करेंगे, है ना, इतने सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज भी रहते हैं। इवन आप कोई प्रोडक्ट बनाने जाए, मैं सोचा आज की मेरे को गेम बनाना है, कल को मेरे माइंड में एक डिज़ाइन है, भाई मेरे को रामायण का कोई क्विज कार्ड गेम बनाना है। अब मेरे को उससे पहले कि मैं वो बनाऊँ, मेरे को देखना होगा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसा है, मार्केटिंग कैसे होगी, स्टोरेज किधर होगा। एक सिंपल प्रोडक्ट के लिए इतना प्लानिंग, तो बच्चा तो एक सेक्रेट चीज़ है, उसको हम एक लाइफ फॉर्म, उसको हम अपने घर में बुला रहे हैं, मतलब एंड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी डन विद फन विदाउट फीलिंग ओह माय गॉड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इट इज़ अ वेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आपने स्क्रीन टाइम का जिक्र किया कि स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम किलिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक एज ग्रुप में अगर मैं डिवाइड करूँ बच्चे का चाइल्डहुड, तो 0 to 3, 3 to 5, 5 to 7, तो इस एज ग्रुप में स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए और सही में हमें ज़रूरत है क्या? देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताती हूँ, एक वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स रहते हैं, शायद आप में से किसी ने सुना हो वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स। उसमें बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं रहता, बिल्कुल मतलब ज़ीरो, नेगेटिव, ठीक है, कुछ स्क्रीन टाइम नहीं रहता। और बड़े-बड़े सिलिकॉन वैली के सिलिकॉन वैली में काम करने, ऑब्वियसली वो टेक में ही काम करते हैं, सिलिकॉन वैली में जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को इस प्रकार के स्कूल्स में भेजते हैं विच आर टोटली टेक फ्री, बिकॉज़
हम भी तो वी ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स, मेनी ऑफ अस डू कोडिंग हु हैव नॉट बीन ब्रॉट अप विद कंप्यूटर्स इन अ होम. ऑफ कोर्स एक एडवांटेज रहता है, बट द लर्निंग वन गेट्स फ्रॉम इवन बोर्डम आप जानते हैं, जब हम घर पे खाली बैठे रहते थे पहले और क्या करना नहीं तो हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व, फिर कुछ तो फिजिट करके कुछ डिस्कवर करेंगे. बोर्डम ऑफन लीड्स टू अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, इंक्रीज्ड इमेजिनेशन. फिर हम अलग अलग चीज़ें, काम की चीज़ें सीखते हैं इंस्टेड ऑफ किलिंग टाइम. तो जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डेवलप हो रही थी इन द एब्सेंस ऑफ स्क्रीन, दैट इज नॉट हैपनिंग in the name of learning. But we can just be realistic and ask ourselves really how much of that time is going into education. And education, can it only be had through the screen? Many of us live in bigger cities where we can do better, but it's just a very convenient option. That's why वो इतना बढ़ गया, convenience. It is recommended. इंडिया के टॉप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन ने भी रेकमेंड किया 0 to 3 years में. कैन यू गेस व्हाट इज द रेकमेंडेड स्क्रीन टाइम 0 to 3 years में? आई गेस 1 hour. जीरो आवर्स इज द रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम. इसमें एक एक्सेप्शन है. अगर आप किसी चाचा ताऊ, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं जिसमें आपके साथ पेरेंट है एंड यू आर इंटरैक्टिंग एंड गेटिंग अ रिस्पॉन्स, दैट इज कंसिडर्ड ओके इन दैट एज ब्रैकेट. जीरो स्क्रीन टाइम, द चाइल्ड एट दिस स्टेज, जो उसके ब्रेन में कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, ऑल ऑफ दिस ही लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग एंड बाय डूइंग. उठेगा, खड़ा होगा, कुछ उठाएगा, मुंह में डालेगा, ये करेगा, वो करेगा. दैट इज हाउ दे लर्न. You provide them nice, toys. You give them the best investment you can do at this age is your time and your attention. Not so much ये खरीदा वो खरीदा. Your time and your attention. You can just go down to a garden. You go with the child. फिर वहाँ वो फूल लेगा, कुछ petals तोड़ेगा, कुछ तो करेगा, crawling करेगा, थोड़ा walking करेगा. He or she does not need the screen except when you are too busy to pay attention to him or her. And that is when the joint family system could, or having another person who lives with you can play such a critical role. क्योंकि एक माँ बाप का प्यार रहता है, लेकिन दादा दादी, नाना नानी, इनका भी प्यार रहता है. एंड दैट you cannot compare with any paid nanny who can leave tomorrow and say मेरे को ठीक नहीं लग रहा, बहुत बिजी हो गई, आपके यहाँ ज़्यादा काम है. They will not quit. जो एक खून का रिश्ता है या एक प्यार का जो बंधन है, you cannot say I am very busy, I cannot give. You will make time for that relationship. So because of lack of time, actually we are giving the child the screen at such an early age. The child is a very good electronic nanny, almost operating for free. कोई उसका वो नहीं है, चला दिया, बच्चे खा नहीं रहा, खा भी लेगा, ट्रांसफिक्स होके ज़ॉम्बी बन जाता है. लिटरली मैं बता रही हूँ. तो फ्रॉम 0 to 3 इट्स रिकमेंडेड दैट वी गिव आवर चाइल्ड जीरो स्क्रीन टाइम एक्सेप्ट फॉर सम वीडियो कॉल्स विथ मे बी पापा आपके बाहर गाँव गए, उनसे आप कर रहे हैं, इस प्रकार से. After 3, in the primary school stage, you can give the child some screen time, but he should not or she should not be watching unregulated. कुछ भी उसका मन किया, और वह स्क्रोलिंग नहीं करने का at that young age. Scrolling makes the child so impatient. They don't like scroll. You are teaching them how to be impatient. इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद उसको ऑपरेट नहीं करने देना. यदि ये बोर हो गया, चेंज किया. दे कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग. दे डोंट लर्न कोपिंग स्किल्स, रेजिलियंस. आगे जब प्रॉब्लम, थिंग्स विल नॉट गो योर वे, यू कैन नॉट स्क्रोल, है ना, इस प्रकार से. दोज आर ओबीडियंट, बट रियल वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट. एंड रियल वर्ल्ड से, और इससे पहले कि हम बच्चों पे हम स्क्रीन टाइम लागू करें, हम अपने आप पर भी स्क्रीन टाइम लागू करें, है ना. तो इस बिकॉज दे लर्न बाय ऑब्जर्विंग. सो बिटवीन इन द प्राइमरी यू कैन गिव सम स्क्रीन टाइम. मैक्सिमम मैंने किताब में पढ़ा है 3 to 6 years के लिए 1 hour आप दे सकते हैं मैक्सिमम अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स. उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 6 years ऑनवर्ड्स, लर्निंग भी कर रहा है, कुछ मैक्स वीडियो गेम भी थोड़ा बहुत खेल रहा होगा, ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं, थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर. आप ऐसा कर सकते हैं वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा अगर आप चाहें तो, बट इट्स एंटायरली ऑप्शन. इनफैक्ट यू कैन डू अवे विथ इट मैनी ऑफ द टाइम. और जब बच्चा फिर बड़ा हो जाता है 13 years एंड बियॉन्ड, तो फिर ही और शी बिकम्स मच मोर इंडिपेंडेंट एंड देन दे कैन डिसाइड. बट अगर उनकी नींव डली है, व्हेन दे नो हाउ टू एंटरटेन देमसेल्व्स विदाउट द स्क्रीन ऑल्सो, एंड यू हैव गिवन देम टाइम, and you have given them time to explore other activities. ठीक है. अगर तो वो बच्चा हमेशा स्क्रीन पर रहेगा तो वो बहुत पैसिव रहेगा, वो कुछ एग्जिबिट ही नहीं कर पाएगा. उसके ट्रेट्स क्या है,
वो खुद को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा मेरे कैरेक्टर से। मैं जैसे द्रोणाचार्य ने पहचान लिया कि अर्जुन इज अ राइट कैंडिडेट फॉर आर्चरी बाय आस्किंग सम कर गिविंग सम करियर असेसमेंट टेस्ट। उनका टेस्ट था कुछ वो देना कि बर्ड की आंख बर्ड पे क्या वो है? करना, तो इट इज अ करियर असेसमेंट टेस्ट एट अ वेरी यंग एज। अगर इस प्रकार के ऑप्शंस ही ना दे, फुल टाइम सभी घर के सभी सदस्य मिलकर सिर्फ अगर स्क्रीन को ट्रांसफिक रहे, चाहे एक को चाहे अपने इंडिविजुअल्स को, तो हम बच्चे को पहचान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी के साथ समय नहीं बिताते हम उसको पहचान नहीं सकते। हाउ विल वी फिर उठा के हम बच्चे को कोटा भेज देंगे आईआईटी कोचिंग के लिए विदाउट नोइंग वेदर दैट व्हाट द चाइल्ड इंटरेस्ट, एंड चाइल्ड भी खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, खुद को जान नहीं पाएगा। This is such a big problem. That is one way it is, inhibiting people from living their full potential. Parents will not know you properly. You will yourself know, and आगे चल के you will be frustrated, and there will be so many problems. जैसे हमने हमारे बचपन में देखा है कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे हॉबीज़ थी जो मे बी जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, जैसे पोस्ट कार्ड स्टैम्प कलेक्ट करना या फिर मैच बॉक्स के जो कवर्स रहते थे तो उसकी डिज़ाइन निकालना, फिर न्यूज़पेपर कटिंग रहती थी क्रिकेटर्स की, उसके बाद एक्टर्स की वगैरह ऐसे। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखने जाएँ तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, जैसे मैच बॉक्स हो गया या फिर न्यूज़पेपर हो गया, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि ऐसे कौन-सी हॉबीज़ या फिर ऐसे कौन-से हैबिट्स है जो हमें करने चाहिए ताकि बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो सके? एक्चुअली घर का आप कुछ भी काम करें, आपके अपने बच्चे को साथ में लेकर कर सकते हो और उसमें से नई लर्निंग आएगी। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कपड़े सुखाना, ठीक है? मुंबई में बारिश में कपड़े सुखाना एक चैलेंज रहता है। एक छोटे से बालकनी में हम लोग सुखाते हैं, तो उसमें क्या है, वो चिमटी नीचे गिर जाती है। नीचे वो ऐसे वो बॉक्स बना रहता है विंडो में, उसमें गिर गई। उधर तक अपना हाथ नहीं पहुँचता, तो उसे निकालना एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है। फिर आप और अपना बेटा साथ में मिलके या बेटी साथ में मिलके सोचोगे, फिर आप हैंगर में मैग्नेट अटकाओगे, मैग्नेट नीचे लोअर करोगे और ये करके आप, और वो आपने एक गेम बना दिया कि टेक आउट ऑल दिस। इससे वो बच्चे का एंगेजमेंट और लर्निंग, छोटी-छोटी चीज़ों से द चाइल्ड इज़ लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आ गया कि भई आपका जो चिमटा है क्लोथस्पिन, वो नीचे गिर गया। हाउ डू आई पिक इट अप? माय हैंड कैन नॉट रीच। यू हैव टू यूज़ ओह देन दैट चाइल्ड हैज़ लर्न्ड, अच्छा मैग्नेट से लोहा अट्रैक्ट होता है। फिर वो मैग्नेट लेगा, लकड़ी पे चिपकाएगा, नहीं एल्यूमीनियम पे लेगा, नहीं चिपका। आपके सोफे पे लगाएगा, नहीं चिपका। लेकिन फ्रिज को चिपक गया, वॉशिंग मशीन को चिपक गया। सो दैट चाइल्ड इज़ लर्निंग सो मच बाय दिस सिंपल एक्टिविटी। आप खाना बना रहे हैं, यू कैन हैव योर चाइल्ड रोल आउट समथिंग, फॉर रोल आउट अ चपाती और समथिंग लाइक दैट। You can have your child assist in virtually everything and they will learn a lot from that. So there are many ways of going screen free or reducing screen time. क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि पेरेंट्स गलती कर रहे हैं और उनको अर्जेंट बेसिस पे वो चीज़ें रोकनी चाहिए? एक अमेजिंग चीज़ देखिए, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि स्टॉप वर्किंग, ठीक है? अब ऐसा ऐसा अपना फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा परमिट नहीं करता कि हम किसी को करें कि देयर आर मेनी टाइम्स टू व्हेन वो ईएमआई भरने के लिए बोथ पेरेंट्स हैव टू वर्क, यू नो व्हाट, टू द एक्सटेंट पॉसिबल we can try to maximize the time we are with our children, at least one of the parents, and if possible have grandparents live with you, so the child will get some family से कनेक्शन नहीं डेवलप होगा तो आगे चल के देर विल बी अ लॉट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स, दे विल नॉट बी एबल टू बॉन्ड विद अदर पीपल। तो इस प्रकार से उनको लव एंड अफेक्शन मिलता रहे, इसके लिए हम ये एक चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विथ योर चाइल्ड, keep your devices away from you, and this is the time that is exclusively for my child, just like my time in my office was for my office. I was not working with my child then, but अब जो कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, I have put the screens away. You have communicated to your child that at least अब जो मैं घर पे हूँ, this time is exclusively for you. Let us do something together. So like you like photography, for example. So your child can be with you. You can do things together and see if that clicks. Or if your child enjoys something else, do that activity with them. और कुछ उन्होंने आर्ट वर्क किया, उसको बढ़िया से फ्रेम करके आपने डिस्प्ले किया और ये किया, मतलब यू विल, और फ्रेम भी आपने खुद से बनाया कुछ आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह से करके, चाइल्ड विल एंजॉय। स्पेंड exclusive
time with your children and see, when you spend time you will get to know their likes and dislikes, then you will plan activities that they like, and that way आपकी bonding होगी, जबरदस्त emotional bonding होगी. This is something we can do. Another thing is cultivate reading habit. आप एक बुक लाए, बेड टाइम स्टोरी एक अमेरिका में कल्चर है, वेयर द पेरेंट रीड्स टू द चाइल्ड बिफोर दे स्लीप. दिस इज, आई रियली लाइक दैट. टेक अ नाइस बुक. इफ इट्स अ टॉडलर, टेक अ टॉडलर बुक विच दे कैन नॉट टेयर और मेक, गीला नहीं कर सकते उसे, तो आप बुक लीजिए और साथ में वो स्टोरी पढ़िए. यू एक्सप्लोर दैट स्टोरी टुगेदर. उसके बाद वो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, फिर ड्रामा कीजिए उस स्टोरी के ऊपर घर में. मम्मी इज वॉचिंग, फादर एंड चाइल्ड आर परफॉर्मिंग, ग्रैंड मदर इज टेकिंग फोटोज. दिस इज, you can create memories at home and wonderful emotional bonds. One is reading habit and one is getting to know your child and planning activities around that. Exclusive time without devices around your children. जनरली दो टाइप के हम बच्चे देखते हैं. एक रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं. जस्ट एग्जांपल के लिए, छोटा बच्चा है, उसको बेड से उतरना है, नॉट एबल टू गेट डाउन, तो वो क्या करेगा, एक पिलो लेगा, नीचे डालेगा और उसके ऊपर से आएगा, खुद को प्रॉपरली लैंड करेगा और फिर बाद में आगे निकल जाएगा. दूसरा रहता है, देखता है उतर नहीं सकता है, रोना चालू करेगा कि कोई ना कोई मुझे पकड़ेगा, नीचे उठाएगा और रख देगा. तो हमें ऐसे कौन सी हैबिट डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारा बेबी ना क्राई बेबी बने बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बने. एकदम बेबी एज का तो आपने अच्छे से उदाहरण दिया. तो मे बी किसी बच्चे ने ऐसा करते हुए देखा हो, या उसने कहीं तो उसके माइंड में समहाउ ये आइडिया आया हो, कुछ उसने देखा हो जिससे उसने ये किया, दूसरे ने किया, तो वी कैन गिव हिम लिटिल बिट क्लू. एक क्लू तो कौन बनेगा करोड़पति में भी क्लू देते हैं, तो अपन क्लू दे, अपन खुद ऐसे करके कुछ करके दिखाए, या एक सॉफ्ट टॉय को उसको वैसे करके थोड़े से उसे हम उसकी हेल्प कर सकते इफ देयर, और ग्रेजुअली कम हेल्प करें. तो और आप अपने डेली काम में भी अपने बच्चे को लें, तो दे विल लर्न अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड थोड़े बड़े हो जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उनका झगड़ा होगा, ये मेरा है, बैडमिंटन को तुमने बोला 5 मिनट बाद दोगे, तुमने खाली नहीं किया. नाउ दे हैव टू रिजॉल्व दिस इशू. So by helping them interact with other kids are never going to do exactly what you want to do, unlike devices. So you will learn diplomacy, negotiation, झगड़ा करना, वो सब कुछ you will learn by interacting with people. एक रहता है लॉजिकल रीजनिंग, जो एक्चुअली हम कंपटीशन एग्ज़ाम के टाइम पे वगैरह पढ़ते हैं तब समझते हैं एग्जैक्टली क्या है ये. ऑब्वियसली एक कल्चरली वो हम डेवलप करना चालू कर देते हैं क्योंकि घर में भी काफ़ी बार ये सिखाया जाता है इनडायरेक्टली. ऑब्वियसली ये नहीं बताते कि हाँ ये मैं तुझे लॉजिकल रीजनिंग सिखा रहा हूँ, लेकिन हम वो धीरे धीरे सीखते हैं हमारे पेरेंट्स को देख के या फिर अदर जो सराउंडिंग पीपल हैं उनको देख के. लेकिन पर्पजली अगर मुझे किसी बच्चे को सिखाना है कि लॉजिकल रीजनिंग सिखाना है, तो वो कैसे सिखा सकते हैं ताकि उसके अगले जो पड़ाव आएगा, जब जॉब में जाएगा या फिर बिजनेस स्टार्ट करेगा, तब उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे. सबसे पहले चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग. तो आप अपने बच्चे को अपने साथ जब रखोगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें करें जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़े, तो ही और शी विल सबकॉन्शियसली पिक अप दोज थिंग्स एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट. अगर बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, तो आप लॉजिक से सोचोगे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. दिस इज, आई एम गिविंग यू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट. इट्स रेनिंग आउटसाइड, बट मुझे जाकर वो चीज़ वहाँ से पिकअप करनी है. अभी अगर नहीं किया तो देयर इज़ नो विंडो, बाद में वो निकल जाएगी गाड़ी जो आती है, मुझे जाकर लेना है, ठीक है. नाउ यू विल से इट इज़ रेनिंग, वो आदमी निकल जाएगा उधर से, मैं उससे बाद में ले नहीं सकता, इस चीज़ की मुझे अभी ज़रूरत है, मुझे वहाँ जाना होगा, लेकिन बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊँगा, भीग जाऊँगी, मेरे अच्छे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और मेरे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, और मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, या मेरा कल कुछ बहुत बड़ा काम है, मैं क्या करूँ. तो आप बोलेंगे लॉजिक से अगर मैं अपने आप को, इस बारिश को मेरे बॉडी को टच ही नहीं करने दूँ, तो आई शुड बी एबल टू गो आउट, I should be able to pick up that stuff and I should be able to bring it back and I will have it on time. Now, what is the way I can protect my body from this rain? So there are two options. There is raincoat and there is छतरी. I take a छतरी. वो अपने पापा को वैसा करते हुए देखेगा, लेकिन अगर वो फुल टाइम मोबाइल या टीवी में ग्लूड रहेगा, वो ऑब्जर्व ही नहीं करेगा. बारिश होती है तो पापा या मम्मी रेनकोट पहनते हैं या छाता लेते हैं और अपना काम करके आते हैं. By observing, he has connected many dots, like so many things are going on in the brain. He or she has observed
ऑब्जर्व दिस एंड एक लॉजिकल थिंकिंग में एक he or she has taken one step ahead, so he or she should be observant. Secondly, what we say is logical reasoning. जो logic रहता ना, it is kind of an aptitude, it is kind of a god given gift which can be refined and honed. Some people may not be that good with it. It's fine, everybody will not be able to ace those competitive exams. Everyone has an aptitude for different things, so we should be able to be okay if the child does not have a strong aptitude for logical thinking. He or she can do something else. तो इस प्रकार से these are some things I wanted to say. जैसे हमने स्क्रीन टाइम के बारे में बात किया, तो स्क्रीन टाइम के जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा, मतलब एज अ बच्चा, फिर बाद में वो ग्रोन अप होता है, फिर एक टीन एज में आता है, तो उसके साथ उसके क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं. स्क्रीन टाइम में बहुत बड़ा इशू है, एडिक्शन भी एक इशू है. एडिक्शन टू द स्क्रीन, देर आर सो मेनी किड्स, आई थिंक इंडिया में भी होते ही होंगे, पर अमेरिका में मेरे को पता है वीडियो गेम एडिक्शन हो जाता है उन लोग को. टू द उसमें भी उन्होंने कुछ स्टेजेस बताए हैं. एक है कि जो कैजुअल यूज़र, एक है जो एंथुजियास्टिक यूज़र. उसके नाम कुछ डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उसका मतलब यही है. एक है बस कभी कभार खेल रहा है, एक है उसे मज़ा आता है खेलने में, वो खेलता है रेगुलरली. एक है प्रॉब्लमैटिक, द यूज इज बिगिनिंग टू गेट, एंड एक है addicted. Addicted means it's affecting his rest of the activities. जो rest of the activities he or she is doing, it's beginning to affect. For example, कोई you know थोड़ा ओवर ईट कर लेता है, ठीक है, कभी किया, लेकिन टू द पॉइंट दैट दे स्टफ देमसेल्व्स रेगुलरली एंड मेक देमसेल्व्स ओबीस एंड गिव देमसेल्व्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, यू नो, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो एडिक्शन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. एंड वीडियो गेम्स एंड वॉचिंग content which is not good for any kind of development is a big problem in boys especially, and among girls it's social media usage. इनको addiction हो जाता है इस चीज़ों से, to the extent they social media हो या watching you know not so good stuff हो या video games खूब ज़्यादा खेलना, they become disconnected from the real world. जो आज की डेट की कंडीशन है कि जहाँ पे पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बच्चों को कहाँ पे रखा जाए. एक तो रहता है क्रेचेस, रहता है कि जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्रेचेस हैं कि जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेफ्टी ली जाती है, उनको टेक केयर किया जाता है. दूसरा रहता है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहो, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहो ताकि आपके बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रह सके. तो आपको क्या लगता है कि विच वन वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड? स्वीडन में ये एक प्रथा है कि बच्चे को डे केयर में रखा जाता है, और उनका कहना है, उनका स्वीडिश अथॉरिटीज़ का, कि दीज पीपल आर वेरी ट्रेन्ड, दे नो हाउ टू रेज द चाइल्ड. लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन होता है दैट इज मिसिंग, क्योंकि वो डे केयर वर्कर भी चेंज होता है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं. आप देखो, अगर आपका होटल में खाना खाओ वर्सेस आपके माँ या वाइफ ने या सिस्टर ने या आपके किसी ब्रदर ने लविंगली बनाया हुआ कुछ खिलाओ, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? इट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. व्हाट इज द मोटिवेशन विथ विच दिस थिंग हैज बीन डन. तो इस प्रकार से जब फैमिली मेंबर्स आपसे प्यार करते हुए कोई चीज करते हैं वर्सेस कि एट द एंड ऑफ द डे दे आर डूइंग इट फॉर अ पे चेक, देयर इज अ world of a difference in the consciousness behind, in my opinion. This is my personal opinion, and I feel that jo emotional bonding, that is so important, especially when the child grows up and they face so many differences. They will not have that insecurity ever when they know they are surrounded by loving people. They have experience, because you know, man is a creature who wants to love and be loved. तो वो एक जो इमोशनल नीड अगर फुलफिल नहीं होती तो एक अधूरापन रह जाता है और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होता है. तो एक ऑप्शन आई हैव रेड अबाउट इट is like, you know, people take turns. You form a group of 5 or 6 like-minded people in your friend circle, and you say, आज मैं छुट्टी लूंगा या लूंगी, and all the kids will stay with me. Maybe I will get someone to help me, but you know, you are my close friend. At least you have some connection. It's not just some random, you know, daycare lady is fine, but some nannies I have seen, they're not at all educated, they're not at all hygienic. Do you want to leave your child? You want your child, especially in young ages, to be exposed to the very best. This is the time for maximum brain development, and you don't want to give them not even mediocrity, or you want to give them very nice things which will go and create deep impressions in their minds and propel them to a brighter future, help them to think.
But if we give them, like, junk food instead of like really amazing nutritious food, what will be the outcome? It might be easier to give them shop bought french fries, potato chips, just open a bag, feed. लेकिन जो एकदम मस्त सब्जी रोटी दाल चावल में जो प्यार भी जाता है, जो हमने लविंगली कुक किया, और जो पोषण मिल रहा है बच्चे को, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. आज की लाइफ में सिंगल पेरेंटिंग का जो इशू है वो धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ बाय चॉइस, किसी ना किसी वजह से वो सिंगल पेरेंट होते हैं. तो एज अ फादर चाइल्ड को ग्रो करना और एज अ मदर चाइल्ड को ग्रो करना इंडिविजुअली, तो ये कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है? देखिए, लाइक आई मेंशन्ड, आइडियली इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, अ वेल राउंडेड चाइल्ड, अ बैलेंस्ड चाइल्ड, जिसको बहुत सारे फ्रेश पर्सपेक्टिव्स मिले हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, एंड ही और शी हैज़ हैड अ चांस टू हैव मेनी सोशल इंटरैक्शंस. ये आइडियल सिचुएशन है. अब सिंगल पेरेंट बनने के मेनी रीजंस हो सकते हैं. किसी के फादर या मदर, फादर मान लीजिए आर्मी में है और शहीद हो गए वहाँ पर, अब वो मदर भी तो सिंगल मदर हुई. या फादर इज पोस्टेड ऑन ड्यूटी, या मदर, फादर जो है जनरली आर्मी, इसमें आजकल देर आर मेनी लेडीज इन मिलिट्री सर्विसेज ऑल्सो, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे फादर इज अवे सर्विंग द कंट्री समवेयर एल्स, अब वो मदर इज अलोन. यू कैन से टेक्निकली शी इज सिंगल, ही ओनली कम्स फॉर सम टाइम, बट उनके पास एक वास्ट नेटवर्क है. देर आर मेनी अदर सिंगल, नॉट सिंगल बट लेडीज हु आर लिविंग बाय देमसेल्व्स एंड रेजिंग चिल्ड्रन. वो सारी आर्मी वाइफ्स होती है, वो सारी इकट्ठे होती है, उनका एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे बच्चे एक स्कूल जाते हैं, उनकी सारी मम्मियाँ दे सोशलाइज विद ईच अदर. तो दैट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेफ्टी कुशन और एनवायरमेंट फॉर देम. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फैमिली फॉर देम. तो इस प्रकार से एक हो गया. बट जिस सिंगल पेरेंटिंग की आप बात कर रहे हैं, जनरली जिसे माना जाता है, वो आजकल ड्यू टू सेपरेशन ऑल दैट इज इंक्रीजिंग फॉर वेरियस रीजन. जैसे जॉइंट से न्यूक्लियर, न्यूक्लियर से अब दिस इज द ओनली वे, बिकॉज जॉइंट पॉसिबल नहीं है. एक तो लोकेशन सेपरेट है एंड वी डोंट गेट अलॉन्ग मेनी टाइम्स, एंड सिमिलरली आपस में भी वी इट बिकम्स हार्ड टू गेट अलॉन्ग. these are all different issues, but why they became single parent is a different issue which we will not discuss. But now that they are single parents raising child, it becomes so difficult, especially one parent is working. अब आपके पास टाइम उतना ही है, but generally what happens is like the screen becomes the other, screen becomes the go to thing. आप you turn it on, how do you get other stuff done? There is nobody to watch your child. तो ये इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आती है. Even in this situation, we can try to recreate to the best of our ability. It takes a village kind of a situation and give our child loving relationships. चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे कुछ और सिस्टम हो जिसमें हम 5-6 फ्रेंड्स मिलकर वी वॉच आवर चिल्ड्रन, इस प्रकार से कर रहे हो, वी कैन ट्राई टू सैल्वेज द सिचुएशन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. कुछ डार्क टॉपिक को मैं हाथ लगाना चाहूँगा. काफ़ी बार जो बच्चे हैं वो चाइल्ड का शिकार बनते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फिजिकली रहे, वो काफ़ी बार इमोशनली भी रहता है. जैसे पेरेंट्स भी काफ़ी बार एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमेशा पेश करते हैं कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आपने गलत किया है, आपको ये नहीं करना ही चाहिए था, या फिर कंपैरिजन होती है. ये एक इमोशनल वे से उनको चाइल्ड होता है. और दूसरा रहता है फिजिकल, जो हमें सबको पता है, और मोस्टली इसमें रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, मतलब पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स या फिर उनके फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो इसका जो ट्रॉमा रहता है वो कैसा रहता है, कितने टाइम तक रहता है, और उससे कैसे बाहर निकालना चाहिए? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में जब पढ़ाई करी तो हमारे जो एचओडी थे, मेरे वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सुना वो 60+ होंगे. ही हैड टू टेक अ लीव, ठीक है, लीव क्या ऑफ इंडेफिनिट ड्यूरेशन टू इंटरनलाइज और प्रोसेस इज चाइल्डहुड ट्रॉमा. उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से कुछ कुछ जो चीज़ें हुई थी उन्हें, वो सरफेस हो गई एट 60+ एज. कुछ अनरिजॉल्व चीज़ें थी टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट फंक्शन. जो कि वो काम ही वॉज ट्राइंग टू डू फॉर सो लॉन्ग, ही वॉज सच अ वंडरफुल प्रोफेसर, ही वॉज सच अ वंडरफुल जेंटलमैन, यू वुड नेवर हैव गेस्ड. बट वो जो उनको जो सदमा बचपन में लगा था, वो एज 60 के बाद रिसर्फेस हुआ टू द एक्सटेंट दैट ही नीडेड थेरेपी, ही नीडेड काउंसलिंग टू कोप विद इट. इट्स सो क्रिटिकल कि यंग, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में, आर चिल्ड्रन हैव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज़. का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को पूरा टाइम स्पून फीड, हम उन्हें लिमिटेड फ्रीडम, नहीं तो वो कैसे सीखेंगे. बट दे शुड ऑलवेज नो देर इज लव एंड अफेक्शन, एंड
हेल्प देम इफ दे कांट सॉल्व इट, बट डोंट स्पून फीड। बट ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ता ही जा रहा है, और जो हमारा संस्कार जो है, हमारे कल्चर को हम भूलते जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल, जो गॉड सेंट्रिक सोसाइटी नहीं है, व्हाट इज द मॉरल रेडार देन, वेयर डू यू ड्रॉ लाइन? But if we are following, what has been laid out by our ancient rishis, munis, based on, some solid texts. These are not something written by, some Marvel comics का आदमी. This is written for the benefit of entire humanity. इस पर आधारित अगर अपना आचरण हो, और ये अगर हम ट्रांसमिट करें, डिस्कस करें हम अपनी फैमिलीज में, और इस कल्चर को अलाइव लगे, तो ये काफ़ी हद तक कम होंगी ये चीज़। जैसे हमने स्कूल का रोल देखा हुआ है, वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए स्कूल कितना हेल्प कर सकता है? जॉनदन हेड, उसका, उनके लास्ट नेम का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता। जॉनदन उनका फुल फर्स्ट नेम है, और HAIDT उनका लास्ट नेम है। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर है, और उन्होंने दी एंशियस जनरेशन नाम की एक किताब लिखी अबाउट स्क्रीन टाइम। तो उन्होंने एक दिया है कि स्कूल्स जो है वो अपने ग्राउंड्स खोले आफ्टर स्कूल, जिसमें बच्चे और कुछ ऐड करें अपने प्लेग्राउंड्स में अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के लिए। ठीक है, तो उससे बच्चे एक सेफ स्पेस में, क्योंकि आपको पता है स्कूल ग्राउंड में सिक्योरिटी गार्ड है, कोई अंदर दूसरा आदमी आ नहीं सकता एटसेट्रा, तो वो ओपन अप दे कैन ओपन अप द स्कूल आफ्टर स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इन द वीक, जिसमें बच्चे आए और खेले। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले से किड्स लर्न सो मच। सो इस प्रकार से दे कैन इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट दिस से, एंड खुद भी स्क्रीन्स का यूज़ बहुत रिस्पॉन्सिबली करके वो इस प्रकार से कर सकते हैं। एंड गिविंग एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टू डू हैंड्स ऑन, नॉट कि मम्मी सारी ड्राइंग बना के दे, काट पीट के वो चिपका दे, बन गया प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट्स विच ट्रूली रिक्वायर द चिल्ड्रन, इवन यंग चिल्ड्रन, टू पार्टिसिपेट। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ देकर चिल्ड्रन कैन बी केप्ट स्क्रीन फ्री टू फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपका जो एक बड़ा काम है वो है करियर काउंसलिंग। तो हमारे यहाँ पे भारत में जो करियर काउंसलिंग होता है वो जनरली 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। अभी काफ़ी सारे स्कूल्स है वो भी इन्वॉल्व होती है कि 7th या फिर 8th स्टैंडर्ड से चालू कर देती है। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और कौन से एज से हमें स्टार्ट करनी चाहिए? एक्चुअली मेरा एक काम है, जैसे मैं कृष्णा किड्स में हमारा काम है कल्चरल, एजुकेशनल, वैल्यू बेस्ड चीज़ें, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना पेरेंट्स को, या हेल्प भी करना टू हाउ दे कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन। ये एक काम है। बंगाल वगैरह स्टेट्स में एक प्रथा है कि जब बच्चा शायद 6 महीने का हो जाता है, एक अन्नप्राशन सेरेमनी होती है, उसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, खीर टिपिकली। तो उसमें 3-4 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे मतलब कोई रिलीजियस बुक रखते हैं, फिर पैसा रखते हैं, इस प्रकार से वेरियस प्रोफेशंस को इंडिकेट करने, और वो बच्चा क्रॉलिंग करके जिस चीज़ को पकड़ेगा वो बोलेंगे अच्छा ये काम करेगा, पैसा तो ये, इस प्रकार से। या बुक, रिलीजियस बुक उठाई तो अच्छा ये इसमें इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की एक प्रथा है। एक्चुअली स्पीकिंग, फ्रॉम अ वेरी यंग एज दैट चाइल्ड बिगिन्स टू शो हिज और हर डिस्पोजिशन, प्रोवाइडेड हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम वी कैन स्टार्ट पिकिंग अप द क्लूज। हम उसे एक्सपोजर दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ों का। जैसे कभी आप रॉक क्लाइंबिंग गए पर बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप देखते हैं ये तो दिन भर तबला बजाता रहता है, कभी टेबल पे, कभी फ्रिज पे, कभी कबर्ड पे, तो आप देखोगे इसमें शायद इंटरेस्ट, तो आप तबला क्लास ट्राई करोगे, फिर वो उसे क्लिक हो गया तो आपको पता है वो उसमें। तो काइंड ऑफ एमसिंग अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, मेरे ख्याल से टिल स्टैंडर्ड 8th, जो चाइल्ड इफ ही और शी इज गिवन अ लॉट ऑफ वेरिड एक्सपीरियंसेस, अगेन लाइक आई सेड इट टेक्स अ विलेज, अलग अलग प्रकार के हम उन्हें अच्छे एक्सपीरियंसेस अगर दिलाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड वी कैन स्टार्ट इवैल्यूएटिंग फॉर्मली कि किस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है, कैसी इनकी पर्सनैलिटी, और किस चीज़ का इन्हें एप्टीट्यूड है, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन प्रोवाइड डायरेक्शन। एंड अगर एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग टू देयर स्ट्रेंथ्स, and everyone will be excellent at something, and we will not be forcing mediocrity on our young population. So we'll have excellence and not mediocrity just because something is considered good. नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी एडोलेसेंस की, जहाँ पे दिखाया था कि एक बच्चा जो टीन एज क्रॉस कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो रहा है क्योंकि उसके सराउंडिंग में वैसी चीज़ें हो रही थी और पेरेंट्स को उस बारे में पता ही नहीं है कि ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है, और वो एक एंड अप होता है सीरियस क्राइम में। तो आपको क्या लगता है कि इस एज में बच्चे को
कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, पेरेंट्स को कितना नोन रहना चाहिए? जब तक वो बच्चा अपने केयर में है, वी हैव टू हैव कंट्रोल एंड नॉलेज ऑफ व्हाट इट इज दैट द चाइल्ड इज डूइंग, स्पेशली उस सीरीज में विच आई हैव नॉट सीन बट आई हैव रेड एक्सटेंसिवली अबाउट इट. आई थिंक द चाइल्ड इज 13. ठीक है, तो 13 ईयर्स में वी शुड टोटली भी, इज नॉट इवन 18, ही इज 13. यू शुड बी नोइंग कि क्या कर रहा है बच्चा ऑनलाइन, क्योंकि मेनी टाइम्स पेरेंट्स डोंट इधर नो. देर आर मेनी पेरेंटल कंट्रोल्स ऑल्सो जो आप कर सकते हैं, वो एक्सप्लोर किया जा सकता है. लेकिन एडोलेसेंस मैं कहूँगी, बच्चों को हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके ग्रुप में चेंजेस होते हैं, लेकिन उस सीरीज़ का जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ कि जो पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज़ डूइंग. स्कूल्स कैन गो फ़ोन फ्री, स्कूल्स में फ़ोन्स अलाउड नहीं होने चाहिए, पेरेंट्स शुड नो. एंड एक्चुअली बचपन से अगर नींव डाली जाए, आई थिंक इट इज़ वर्थ डूइंग कि बचपन से यू नो द चाइल्ड हैज़ हैड सम टाइम टू पिक अप सम पॉजिटिव हॉबीज़, पॉजिटिव इंटरेस्ट, जिससे कि वो थोड़ा सा इंसुलेटेड रहे इन चीज़ों से. एंड आप लाइक माइंडेड लोग, आपके 4 दोस्त भी होंगे हू अग्री कि भाई सोशल मीडिया एटलीस्ट टिल एज ऑफ 13 नहीं करना है बच्चे को. 8th स्टैंडर्ड के बाद हम सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे को स्मार्टफोन 8th स्टैंडर्ड के बाद देंगे, तब तक दे कैन यूज अ बेसिक फोन टू कॉल मी और टेक्स्ट मी. इफ वी टेक, क्योंकि दे टेक इट टू देयर रूम्स एंड गॉड नोज व्हाट इट इज दे आर वाचिंग. अगर वी आर नॉट ऑन टॉप ऑफ technology, we don't know how to do the parental control, so we have to educate ourselves in this changing world. क्या आपको लगता है कि आज की डेट में जो बच्चे हैं, वो लोनली फ़ील कर रहे हैं? Children are not encouraged to go out and play with other kids. कि बिल्डिंग में बाजू के, अब मुंबई में तो हम बाजू के नेबर को ही नहीं जानते उनके घर पे कौन है क्या है. सो एटलीस्ट दे कैन गो एंड प्ले विद द नेबर इफ देर इज नो सिबलिंग और सम कजिन इज लिविंग नियर बाय. एवरी वन इज लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पीपल नेक्स्ट डोर आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. फिर क्या रहता है, फिर बच्चों को एकदम ऑर्गेनाइज समर कैंप में डाल देते हैं. ये तो वो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले नहीं हो रहा, जिससे कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से सीख रहे थे. तो उस वजह से थोड़ा सा लोनलीनेस है, लेकिन फिर भी हम वी कैन ट्राई टू सैल्वेज. कई बार हमें आजकल सेफ नहीं लगता, भाई बिल्डिंग में नीचे जाएगा, कुछ किडनैपिंग्स होते हैं, हम दोनों ही घर पे, तो हम नहीं सपोज अनस्ट्रक्चर्ड प्ले कर सकते, विच एक्चुअली इज़ द बेस्ट. मे बी हम कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोगों में से एक को अपॉइंट करें, ये मिनिमल इंटरवेंशन के साथ आप इनको सुपरवाइज करो, कुछ इमरजेंसी हो तभी आप इनकी मदद करो, लेट देम प्ले. जो भी खेल रहे हैं, एक एडल्ट बैठा रहे वहाँ जस्ट इन केस. इस प्रकार से वी कैन एंश्योर दैट सेफ्टी पार्ट ऑफ इट. जब तक वो बच्चा किसी ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट नहीं करेगा, तब तक उसे लोनलीनेस फील होगा. और टू एन एक्सटेंट एक्चुअली वो एनिमल्स के साथ भी इंटरैक्ट करता है ना, तो उसको कुछ लव एंड रेसिप्रोकेशन के बारे में सीखने को मिलेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. कहीं एनिमल शेल्टर में आप जा सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, दे कैन लर्न ऑल ऑफ दैट है. इस प्रकार से भी किया जा सकता है, वन वे आउट. बट ह्यूमन इंटरैक्शंस जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. सो वी हैव टू यूज आवर ब्रेन्स, कैसे अपने को करना है, बट मेक श्योर दे गेट, इफ वी कैन नॉट गिव देम अ सिबलिंग, but at least we can give them some human interaction. It need not be only with children, it can be with across different Animals age also. groups, animals also, and different age group के humans भी. जैसे कोई रिलेटिव हो गया, you invite someone to your home, वो ह्यूमन रिलेशनशिप रहेगा, वो बच्चे को वो अच्छा लगेगा, एंड दैट वे ही और शी कैन कॉम्बैट लोनलीनेस. एंड लोनलीनेस इज अ बिग रीजन फॉर डिप्रेशन एंड देन स्क्रीन एडिक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स. सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है बच्चों के लाइफ में, जो एज अ सोशल प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, वो है बच्चों का सुसाइड. ऑब्वियसली ये काफ़ी जो एज ग्रुप है 7 या फिर 10, यहाँ तक नहीं है, इसके आगे में है, जब टीनेज में जाते हैं बच्चे. आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है और इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एक्चुअली टीन एज में जो suicide है, it is the second largest cause of death in that age group. May I give you the example of Sure. Mr. Kamath, the founder of Naturals Ice Cream? I have given this example long time back, but he was a poor student. Let it suffice to say, he was not good. He could have just said, "I give up." नहीं, but उसके
फादर ने उसको मुंबई भेज दिया, कोई रिलेटिव काम करता था उडुपी रेस्टोरेंट, ही स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम। देन ही गॉट द आइडिया कि लेट मी मेक माय ओन आइसक्रीम एंड आई विल सर्व वेरी स्पाइसी पाव भाजी एंड आइसक्रीम, ठंडा ठंडा मीठा मीठा आइसक्रीम आफ्टर वेरी स्पाइसी गरम गरम पाव भाजी। ओके, सो ही स्टार्टेड मेकिंग, ही हिज फादर वाज यू नो वो फ्रूट कार्ट में फ्रूट्स बेचते थे, तो बचपन से उसने फ्रूट्स वगैरह देखे। अब यंग एज से उसको इंटरेस्ट है, उसको कुछ एप्टीट्यूड भी रहेगा, ही अंडरस्टैंड्स कौन सा फल अच्छा है, कौन सा मीठा है, कौन सा तैयार है, कौन सा यूज कर सकते हैं, ही इंटुइटिवली अंडरस्टैंड्स दैट। सो नाउ उसने वो अपना नॉलेज दिया, और उसने पहली बार, नहीं तो सारे सिंथेटिक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सिंथेटिक ये फ्लेवर डाल के बनाते थे, उसने सच की स्ट्रॉबेरी डाल के, सिर्फ चीनी, क्रीम, मिल्क, मैं नेचुरल आइसक्रीम को वो एडवर्टीजमेंट नहीं करी, बट आई रियली फाइंड दिस रिमार्केबल। सो जो उसको आता था उसने वो मिक्स करके ही ऑफर्ड दैट, पीपल लव्ड इट, you know, and then it has become such a big brand today now. To summarize, loving relationships, increase social interactions, trying to analyze what your child is good at, encouraging the child to perform, putting him in a situation। अब 12वीं में पहली बार या 10वीं में पहली बार बच्चा इस प्रकार का टेस्ट झेल रहा है, उसने लाइफ में पहले कभी ऐसा ही नहीं झेला है जिसमें इतना हायर चीज़ है। तो मिनी मिनी टेस्ट अलोंग द वे हम डिज़ाइन करते जाए, नॉट जस्ट एकेडमिक, जिसमें वो कभी सक्सीड होगा और कभी फेल होगा। जब वो सक्सीड होगा तो वाह वाह की, और फेल होगा हमने आई विल पनिश यू, ऐसा अगर रहा तो बच्चा विल ऑलवेज बी स्केर्ड ऑफ फेलिंग। They should not be scared of failing. If they fail, they should have the desire to see, okay, I failed, how do I fix this? You know, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपने पहले बोला था, ये था, okay, I couldn't do it, हाउ डू आई फिक्स इट? थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार फेल हो गए लाइट बल्ब इन्वेंट में, हाउ डू आई फिक्स दिस? आई एम जस्ट सेइंग गिव हिम और हर अ टेस्ट फॉर सम स्मॉल चैलेंजेस along the way, be with them through their failures and success, and be encouraging regardless of whether they fail or succeed. But if they fail, then you know, help them fix it, and then eventually come help करते जाओ। तो वेन दे रीच दैट सक्सेस, क्योंकि फेलियर तो आना ही आना है जिंदगी में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी चीज़ में फेल नहीं हुआ, किसी ना किसी चीज़ में तो हर इंसान फेल होता है। तो लर्निंग टू टेक फेलियर इन आर स्ट्राइड इज समथिंग दैट वी कैन हेल्प आवर चिल्ड्रन लर्न बाय यू नो ऑल दीज थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट बिफोर। आपके बिजनेस के वजह से ऐसे कौन से इवेंट्स है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नहीं, आपके बिजनेस की वजह से किसी न किसी पेरेंट का लाइफ चेंज हुआ है? मैं ऐसे कहूँगी कि जिन पेरेंट्स को मैं बताती हूँ कि स्क्रीन टाइम जो है उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है बच्चों पर, उनके लैंग्वेज स्किल्स सफ़र करते हैं, उनके इंटरैक्शन सोशल स्किल्स सफ़र करते हैं, उनका इमोशनली दे सफ़र, ऑल ऑफ दिस, एंड दे लर्न, ओ आई कैन एक्चुअली हैव दिस टॉडलर बुक, आई कैन रीड टू माई चाइल्ड। यू ले आउट सम बेबी स्टेप्स विच दे कैन टेक टू डिक्रीज स्क्रीन टाइम, इंक्रीज इंटरैक्शन एंड बॉन्डिंग, एंड यू सी देम डू, एंड देन दे सेंड फोटोग्राफ्स कि देखो ये आपने कृष्ण बलराम के कोई सॉफ्ट टॉय कैरेक्टर्स है, इसको लेके अब वो बच्चे जो है उनको उनको भोग लगाती है या उनकी स्टोरी सुनाती है मुझे कि कृष्णा ऐसा करते थे, फिर उनको मतलब कुछ दे शेयर फोटोग्राफ दैट माय चाइल्ड इज एक्चुअली प्लेइंग or using, or you know, we spent half an hour yesterday reading these books, and my child every day keeps asking me now to read that book before he or she sleeps. इस प्रकार से जब फीडबैक आता है तो we know we have taken a baby step in the right direction. ऐसे कौन सी स्टोरी है बच्चे के कि जहाँ पे आपको ध्यान में आया कि आपने एक कल्चरल डेवलपमेंट किया है वो बच्चे में आपके बिजनेस या फिर आपके प्रोफेशन के थ्रू? हाँ, तो जैसे हमारे बिज़नेस में हम कई सारे सॉफ्ट टॉय कैरेक्टर्स देते हैं, तो छोटे बच्चे जो है ना, जो देखते हैं, जैसे वो डोरेमोन देख रहे हैं, डोरेमोन का सॉफ्ट टॉय है उनके पास, तो उनको जो वो छू सकते हैं और फुल टाइम देख सकते हैं, उनसे उनको अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास राधा कृष्णा वगैरह के हैं, ऐसा नहीं कि आप उन्हें गेम, इन द चाइल्ड कैन टच। So you tell them a story about Krishna, or you tell them some story that child actually can see, oh this is the person। वो कोई एब्स्ट्रैक्ट, बच्चे हम तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे को आप बता रहे कृष्णा की स्टोरी, हाथ में कृष्णा का टॉय है, इनके साथ हुआ, दे कैन मेक दोज कनेक्शंस। तो those kind of products we are providing, books we are providing, then card games we are providing, and so children have ample opportunity। तो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है फिर मेरे को फीडबैक मिलता है that their children liked it। जैसे कि मेरे ख्याल से आपने भी एक बार बोला था मेमोरी गेम करके आपने कुछ 5-6 बार खेला और आपको मज़ा आया। तो इस प्रकार का फीडबैक सुनकर हमें पता चलता है कि दे हैव स्पेंट सम टाइम, दे हैव इन्वेस्टेड दैट टाइम, एंड दैट टाइम टुगेदर कैन नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम ईदर वन ऑफ योर लाइव्स। तो इस प्रकार से हमें एनकरेजमेंट मिलता है टू कीप ट्राइंग।
ये हमारा पॉडकास्ट था, आज का एपिसोड था, जिसमें हमने मेजरली डिस्कस किया है कि जो फैमिली रहती है वो कैसी रहती है, फिर बाद में पेरेंटिंग का क्या रोल रहता है, बच्चे को कैसे ग्रो अप करना चाहिए, कैसे उनके जो स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस करनी चाहिए, कैसे पेरेंटिंग कंट्रोल रखना चाहिए, ये सब चीज़ हमने डिस्कस की। काफ़ी एक इंसाइट मिला है कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मे बी पता होगी लेकिन हम नहीं करते हैं वो चीज़ें। तो पेरेंट्स को भी ये पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगा। आई होप मैक्सिमम पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देखें, समझे कि कैसे चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं ताकि हम गलत डायरेक्शन में ना जाएँ। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा? एपिसोड अच्छा लगा, आपका स्टूडियो भी बहुत अच्छा लगा और आपके जो क्वेश्चंस थे वो आपने काफ़ी अच्छे से मतलब रिसर्च करके आपने बढ़िया क्वेश्चंस डिज़ाइन करे, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं अच्छे होते तो सामने वाला मतलब हाउ विल ही और शी शेयर। तो आपके क्वेश्चंस हैव सॉर्ट ऑफ लाइक ब्रॉट आउट व्हाट वाज हाइडिंग इनसाइड थ्रू रीडिंग बुक्स एंड एनालाइजिंग, बट उसको बाहर आने के लिए एक मीडियम चाहिए और कुछ कैटलिस्ट चाहिए। तो योर क्वेश्चंस वर ग्रेट कैटलिस्ट, सो थैंक ओह! यू सो मच फॉर योर थॉटफुल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। आई होप इससे हम सबको एक सपोर्ट मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी। तो इसी नोट पे हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सारे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हमारे नेबरिंग लोग रहते हैं जो हेल्प करते हैं हमें एक बच्चा ग्रो करने के लिए। ये एक कंप्लीट एक प्रोसेस है। सो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक्सपेक्टेड पेरेंटिंग होने वाली है, तो उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ अपना और अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।